वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आज हम लोग चैप्टर 2 गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में पढ़ाई करेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें इसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है उनको पढ़ना पड़ेगा। उन बेसिक टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले हमारा आता है एरिया वेक्टर। आपको ये दिखाई दे रहा होगा एरिया वेक्टर। अगर हिंदी मीडियम वाले इसको जाने तो एरिया वेक्टर को क्षेत्रफल सदिश के नाम से जानते हैं। देखिए, एरिया के बारे में आपने आज से पहले भी पढ़ाई कर रखी है। क्या होता है क्षेत्रफल? जिसे हम कहें आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या कहेंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल कहेंगे तो साइड का स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर कहेंगे। तो क्षेत्रफल के बारे में तो बेटा आप जानते हैं, लेकिन क्षेत्रफल सदिश क्या है? तो किसी भी सरफेस के क्षेत्रफल को सदिश रूप में लिखने को ही हम एरिया वेक्टर से कहा जा सकता है या बताया जा सकता है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले जो इसकी डिफिनेशन लिखी हुई है क्षेत्रफल सदिश या एरिया वेक्टर की, वो हमने लिखा एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो एरिया आपकी स्केलर होती है, लेकिन यहाँ एरिया वेक्टर जो नाम है, तो एरिया वेक्टर कैसी क्वांटिटी है बेटा? एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी द डायरेक्शन ऑफ प्लानर एरिया वेक्टर। प्लानर मतलब कोई प्लेन है, समतल है। प्लेनर एरिया वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाई नॉर्मल टू द प्लेन। अब यहाँ पे देखो, ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफाइड बाई नॉर्मल टू द प्लेन। मीन कोई भी प्लेन है, उस प्लेन का जो परपेंडिकुलर या नॉर्मल जो वेक्टर होगा, वही वेक्टर उसका एरिया वेक्टर कहलाता है। इस बात को आपको सबसे पहले क्या करना है, की पॉइंट है। द डायरेक्शन ऑफ प्लेनर एरिया वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाय द नॉर्मल टू द प्लेन। कोई भी प्लेन है, उस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है, जो उसका नॉर्मल वेक्टर का मतलब आप कह सकते हैं कि उसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन का जो वेक्टर है, उसी वेक्टर को बेटा हम लोग एरिया वेक्टर कहते हैं या क्षेत्रफल सदिश। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में जैसे लिखा हुआ है, इन केस ऑफ क्लोज्ड सरफेस। खुली क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस का मतलब बंद सरफेस है। बंद सरफेस में जैसे आपका यहाँ पे देखो लिखा हुआ लाइक क्यूब। क्यूब कोई घन है। स्पेयर, स्पेयर मतलब कोई गोला है, या कोई और अदर कोई सरफेस है। तो द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर अलोंग आउटवर्ड इज कंसीडर्ड पॉजिटिव। मीन क्या है, जो आपका क्लोज सरफेस है। आप क्लोज सरफेस का सेंस कैसे समझ सकते हैं? जैसे आप रूम में बैठे हुए होंगे, अब रूम के अंदर बैठे हुए हैं, तो रूम में जब आप देखेंगे तो ये क्लोज सरफेस है चारों तरफ का या ओपन सरफेस है? तो जो रूम को कहें तो हम कह सकते हैं कि आप रूम में बैठे हुए हैं, तो सब आप दीवारें देख पा रहे होंगे, छत की सीलिंग देख पा रहे होंगे। तो जो अगर आप छत की सीलिंग देखेंगे, तो छत की सीलिंग का जो अगर एरिया वेक्टर हम लिखें, तो सीलिंग से तुम्हारी तरफ जो वेक्टर की डायरेक्शन आती है, उसी को हम क्या कहेंगे बेटा? एरिया वेक्टर कहेंगे, क्षेत्रफल सदिश कहेंगे। मान लो इसी रूम के तुम छत पे चले जाओ, तो जब छत पे चले जाओगे तो एक छत तुम्हें दिखाई देगी। अब उस छत एक प्लेन सरफेस है। अब इस प्लेन सरफेस का जो अगर हम एरिया वेक्टर बनाएं तो क्या बनाएंगे? जो छत से बाहर की ओर जो हमारा वेक्टर होगा, उस वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? एरिया वेक्टर कहेंगे, क्षेत्रफल सदिश कहेंगे। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्या? द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज अलोंग आउटवर्ड इज कंसीडर्ड पॉजिटिव। जो अगर हम आउटवर्ड डायरेक्शन में क्षेत्रफल सदिश देखेंगे तो क्या कहेंगे? उसको हम पॉजिटिव लेंगे। अब एक एग्जाम्पल है, तुम लोगों घर में जैसे क्या होता है, कंटेनर होते होंगे, पीपा जिसको कहते हैं। जब उसको क्लोज कर दो, संदूक या पीपा, जब उसको क्लोज कर दोगे तो वो क्लोज सरफेस माना जाएगा। लेकिन जब उस कंटेनर को आप ओपन कर दो, ढक्कन, तो आप वो क्या बोलेंगे? उसको ओपन सरफेस माना जाता है। तो देखो बेटा, जब क्लोज सरफेस आएगा, उसका एरिया वेक्टर लिखेंगे तो आप हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में लेंगे, और जिसको आप क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे बेटा? पॉजिटिव लेंगे। लेकिन जो ओपन सरफेस है, ओपन सरफेस मीन जैसे खुला हुआ बाल्टी, पानी वाला बाल्टी एग्जाम्पल ले, खुली हुई पानी की बाल्टी। अब उसका जब एरिया वेक्टर लेंगे तो हम पॉजिटिव भी और निगेटिव, चाहे इनवर्ड वेक्टर बनाएं और चाहे आउटवर्ड वेक्टर बनाएं, दोनों केस में हमारा जो एरिया वेक्टर निकल के आएगा, क्षेत्रफल सदिश निकल के आएगा, उसको हम लोग क्या लेंगे? सदिश। आप पॉजिटिव कह सकते हैं, धनात्मक लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा बेटा? धनात्मक। तो आप सबसे पहले इसकी डिफिनेशन याद करेंगे। फिर से मैं डिफिनेशन एक बार पढ़ता हूँ। देखो क्या है, एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए फिर से, एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक आपकी सदिश राशि होती है। द डायरेक्शन ऑफ प्लेनर एरिया वेक्टर स्प्रेड नॉर्मल टू द, जिसकी डायरेक्शन होती है बेटा,
वो नॉर्मल मीन नॉर्मल का यहाँ मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब समतल जो है हमारा प्लेन है उसके परपेंडिकुलर बाहर की ओर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ क्यूब लिखा हुआ है, स्फीयर लिखा हुआ है, इनका जो आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे तो एरिया वेक्टर हम लोग पॉजिटिव लेंगे। अब यहाँ पे मैंने देखो दो डायग्राम बनाए, एक ये देखो आपका क्या बना हुआ है, सिलेंडर बना हुआ है। सिलेंडर में यहाँ पे देखो एक सरफेस ये दिखाई दे रहा है, आप एक सरफेस देख रहे हैं तो ये वाला देख पा रहे हैं, और एक सरफेस बेटा आप ये तीसरा कर्व वाला मतलब कर्व सरफेस देख रहे हैं। जब हम इस सरफेस ये वाले सरफेस का एरिया वेक्टर देखेंगे तो एरिया वेक्टर हमने किधर बनाया बेटा, नॉर्मली बाहर की ओर आउटवर्ड डायरेक्शन में ये देखो बना हुआ है। जब हम इस सरफेस लेफ्ट साइड वाले का एरिया वेक्टर देख रहे हैं तो देखो बेटा किधर बनाए हैं, इसका एरो इधर बनाया गया है आउटवर्ड डायरेक्शन में। और देखो ये कर्व सरफेस है, यहाँ पे ये कर्व सरफेस देखें तो इसका एरिया वेक्टर क्या है बेटा, ऊपर की ओर बनाया गया। तो देखो यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा है एरो हेड, मतलब जो तीर का जो ये हेड है, तीर जो बना हुआ गिव्स डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, जो एरिया वेक्टर मीन क्षेत्रफल सदिश की दिशा को बताता है। और ये हमें आप क्या करते हो, क्लोज सरफेस के लिए आउटवर्ड बाहर की ओर बनाएंगे। देखिए जैसे ये सरफेस हमारा क्लोज सरफेस है, इसके लिए एरिया वेक्टर किधर कर, बाहर की ओर इधर बनाया। ये देखो सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर किधर बनाया बेटा, इधर। ये जो एरो हेड है, ये जो हमारा आपका तीर का निशान है, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है। और जैसे ये कर्व वाला सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर किधर बनाया बेटा, ऊपर की ओर बनाया। इसी तरह एक साइड में हमने क्या बनाया है, एक ऐसे सरफेस प्लेन सरफेस ले लिया है। देखिए ये प्लेन सरफेस लिया हुआ है। अब इस प्लेन सरफेस का मान लीजिए सर्कल शेप में, मैंने मान लिया है सर्कल है, इसका एरिया हमने देखो क्या लिखा है बेटा, ए लिखा हुआ है। तो इसका एरिया वेक्टर इस सरफेस के आउटवर्ड डायरेक्शन में हम देखो बना रहे हैं, और किधर बना रहे हैं, ऊपर की ओर बना रहे हैं एरिया वेक्टर। अब इस एरिया वेक्टर है तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। जब कोई वेक्टर होगा, वेक्टर में बेटा क्या होता है, मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटी आपने डेफिनेशन पहले ही पढ़ रखी है कि दो फिजिकल क्वांटिटी विच स्पेसिफाइड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसमें बेटा मैग्नीट्यूड भी है देखो, मॉड ए, और इसकी डायरेक्शन है। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड का बेटा जैसे कोई भी सरफेस है, मान लो एक रेक्टेंगल आपका है, तो रेक्टेंगल का क्या होगा, उसकी लंबाई दी होगी, चौड़ाई दी होगी, लेंथ दी होगी, ब्रेथ दी होगी, तो लेंथ इंटू ब्रेथ उसका मैग्नीट्यूड कहा जाएगा। और एन क्या होगा, उस जो सरफेस होगा उसका जो परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में जो वेक्टर निकल के आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, उसकी डायरेक्शन बोलेंगे। तो इसका जो अगर हम फार्मूला लिखें तो बेटा क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया, इसका ए, जो भी सरफेस होगा, जो अगर रेक्टेंगल होगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ, स्क्वायर होगा तो साइड का स्क्वायर लिखेंगे। इसके अलावा जो अगर हमारा सर्कल होगा तो पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, डिस्क होगा तो पाई आर स्क्वायर। तो देखो एरिया वेक्टर का फार्मूला जो हमने लिखा है, एरिया वेक्टर, इसके ऊपर एरो का साइन लगाएंगे क्योंकि वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड ए, तो वो जो हमारा सरफेस होगा उसका एरिया लिख लेंगे। सर्कल है तो क्या लिखोगे बेटा, पाई आर स्क्वायर। और एन क्या होगा, उसका नॉर्मल आउटवर्ड डायरेक्शन में वेक्टर। और आउटवर्ड वेक्टर हमेशा बेटा पॉजिटिव लिया जाएगा, क्या लेंगे, पॉजिटिव। देखो तभी नीचे हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, मॉड ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, जो हमारा सरफेस होगा उसका मैग्नीट्यूड। और एन क्या है, एन क्या है बेटा आपका, फॉर क्लोज सरफेस नॉर्मल आउटवर्ड यूनिट वेक्टर, नॉर्मल डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर है, क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर को ए से भी ले लेते हैं, बहुत सारी बुक में यहाँ पे ए की जगह एस मीन सन वाला जो है एस वेक्टर से भी लिखा जाता है। तो एरिया चाहे सिंबल ए यूज करो, चाहे एरिया के लिए एस यूज करो, इसका कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं पड़ेगा। कुछ बुक्स में ए लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में एस लिखा हुआ है। आगे चल के जब मैं क्वेश्चन लगाऊंगा, इसमें क्वेश्चन 2-3 प्रैक्टिस के ले लूंगा, तो ए और एस दोनों लिख करके दिखा दूंगा मैं। आगे चलता हूँ बेटा। तो देखिए देखो एक एग्जाम्पल मैंने किया है। सबसे पहले एग्जाम्पल क्या है, देखो पढ़ो बेटा। आई स्क्वायर ऑफ साइड ए, एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है, ए है। देखो आपको दिखाई दे रहे होंगे, उसकी साइड क्या है, ए, और पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन में है। अब देखो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस देखें तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, और जेड एक्सिस होता है। 3D में देखें तो जो हमारा स्क्वायर है वो किस प्लेन में है बेटा, वो हमारा एक्स वाई प्लेन में है। किस प्लेन में है, देखो क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर ऑफ साइड ए पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन में है। अब एक्स वाई प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा बेटा, जेड होगा। जो क्लोज सरफेस होगा तो आउटवर्ड जेड जाएगा, तो कौन सा वेक्टर हम लेंगे, आउटवर्ड जेड जाएगा तो के वेक्टर लेंगे। तभी देखो यहाँ पे किया गया है, आई स्क्वायर ऑफ साइड ए पैरेलल टू द एक्स वाई
और हमें क्या निकालना, फाइंड आउट एरिया वेक्टर ऑफ द स्क्वायर। अब एरिया वेक्टर निकालेंगे तो एरिया वेक्टर का बेटा देखो फार्मूला क्या लिखा हुआ है, एरिया वेक्टर का फार्मूला ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए एन यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब इसका एरिया लिखेंगे। अब स्क्वायर की बेटा साइड ए है, जैसे देखो यहाँ मैंने बनाया एक्स और वाई प्लेन है, अब इसकी साइड कितनी है, ए है। अब तो इसका मैग्नीट्यूड एरिया का कितना मैग्नीट्यूड हो जाएगा, साइड का स्क्वायर। अब साइड का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया कितना हो गया, ए स्क्वायर हो गया। अब एक्स वाई प्लेन है, एक्स और वाई प्लेन, अब एक्स वाई प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा बेटा, अब एक्स वाई प्लेन है तो परपेंडिकुलर तो के डायरेक्शन में जाएगा, जेड डायरेक्शन में जाएगा। तो देखो यहाँ पे देखो इसीलिए लिखा मैंने लिखा एन परपेंडिकुलर आउटवर्ड वेक्टर। कौन सा वेक्टर लिखा गया बेटा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड वेक्टर। और देखो एक्स वाई प्लेन आउटवर्ड परपेंडिकुलर इज के मीन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, जो क्लोज सरफेस से पॉजिटिव जेड डायरेक्शन होगी। और पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, जेड का वेक्टर क्या होता था बेटा, एक्स का कितना होता था, आई होता था, वाई का क्या होता है, जे होता है, जेड का क्या होता है बेटा, के होता है। तो अब एरिया वेक्टर के फार्मूले में देखो हमने क्या लिखा हुआ है, एरिया वेक्टर के फार्मूले में लिखा मैग्नीट्यूड है एन वेक्टर, मैग्नीट्यूड क्या हो गया उसका एरिया ए स्क्वायर, और डायरेक्शन कितनी हो गई बेटा, के हो गई। ये हो गया खत्म, क्वेश्चन सिंपल है। इसी तरह मैंने एक देखो यहाँ पे रेक्टेंगल बना क्यूब बनाया है। क्यूब में मैंने कई सारे सरफेस एरिया दिखाए हैं, इसमें हम लोग समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखो बेटा क्या है, क्यूब बनाया गया है, जिस क्यूब की साइड कितनी है, लेट अस कंसीडर अ क्यूब ऑफ साइड ए। साइड कितनी है बेटा, ए। अब देखो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस दिखाया गया है बेटा, ये हमारा वाई एक्सिस दिखाया गया है, ये हमारा कौन सा दिखाया गया है, जेड एक्सिस दिखाया। अब क्यूब आप लोगों ने बचपन में भी खेला होगा, क्यूब वाला क्या अरेंज करने के लिए कलर आता है, उसमें 6 फेसेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो हमने कुछ फेसेस यहाँ दिखाए हैं। देखिए फर्स्ट फेस दिखाया, फर्स्ट फेस मतलब पहला सरफेस दिखाया हुआ है। अब इसका एरिया वेक्टर क्या होगा बेटा, इस सरफेस जो फर्स्ट सरफेस हमें ये दिखाई दे रहा है, इसका एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड होगा। तो एरो में मैंने कैसे दिखाया, देखो बाहर की ओर दिखाया, ये एरो हेड इसका एरिया वेक्टर है। अब बेटा देखो इसका एरिया वेक्टर लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, एक तो ये देखो फार्मूला क्या है हमारा, यहाँ ऊपर देखो, ऊपर मैग्नीट्यूड ए और एन यूनिट वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड का मतलब इसका एरिया, अब इसका एरिया ये एक स्क्वायर ही तो बनेगा। अब स्क्वायर बनेगा, इसकी साइड कितनी है, ए है। अब जब साइड ए होगी तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर। लेकिन अब इस वेक्टर देखो किस बेटा डायरेक्शन में, वेक्टर ऐसे एरो बना, और ये डायरेक्शन कौन सी, एक्स डायरेक्शन है। अब एक्स डायरेक्शन का वेक्टर कितना होता है, आई कैप होता है, इसलिए A1 वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर आई। अच्छा सिमिलरली जो अगर हम 2 वाला सरफेस देखें, सरफेस नंबर 2 देखो 2 मार्क है। अब इसका एरिया वेक्टर किधर लिखेंगे बेटा, इसके आउटवर्ड बाहर देखेंगे। अब इसके आउटवर्ड बाहर देखेंगे तो ये देखो एरो बना हुआ है, देखा आपको दिखाई दिया हुआ ये एरो। अब इस एरो, इसका भी ये क्या हो गया, ये सरफेस 2 भी एक स्क्वायर ही दिखाई देगा क्यूब में, क्योंकि हर सरफेस स्क्वायर होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया बेटा, ए स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर की ओर होगी। अब ये देखो ये डायरेक्शन इधर की ओर होगी, ये देखो एरो दिखाई दे रहा है आपको। अब एरो, अब ये वाले बेटा एक्स डायरेक्शन है, तो ये वाली कौन सी डायरेक्शन होगी बेटा, माइनस एक्स डायरेक्शन होगी, और माइनस एक्स डायरेक्शन का वेक्टर क्या होता है, माइनस आई। तो A2 वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर आई। अब देखो आप 3 नंबर का बताओ, एक हो 3 नंबर सरफेस, तो इसका एरिया तो ए स्क्वायर होगा क्योंकि ये तो स्क्वायर है। लेकिन अब वेक्टर किधर की तरफ जाएगा, इसका एरिया वेक्टर क्या होता है, नॉर्मली आउटवर्ड वेक्टर हम लेंगे क्लोज सरफेस के लिए। तो आउटवर्ड वेक्टर बेटा ऊपर की ओर बना हुआ है आउटवर्ड वेक्टर। अब आउटवर्ड वेक्टर ये कौन सा डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है। वाई डायरेक्शन तो इसका क्या लिखेंगे, जे लिखेंगे। तो इसका A3 एरिया वेक्टर क्या लिखा जाएगा, ए स्क्वायर जे लिखा जाएगा। सिमिलरली देखो बेटा ये 4 नंबर है, अब 4 नंबर इसका एरिया तो ए स्क्वायर होगा, लेकिन वेक्टर जो नीचे करें तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ऊपर y है तो नीचे माइनस वाई, और माइनस वाई वेक्टर क्या होगा बेटा, माइनस जे होगा। तो A4 क्या लिखेंगे, माइनस ए स्क्वायर जे लिखेंगे। इस तरह A5 निकालें, 6 सरफेस होंगे, तो एक होगा ए स्क्वायर के, और दूसरा हो क्या होगा A6 माइनस ए स्क्वायर के। तो एरिया वेक्टर क्या है बेटा, एरिया वेक्टर निकालने के लिए हम क्या, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे जैसा सरफेस होगा, और मैग्नीट्यूड उसका आउटवर्ड वेक्टर लेंगे क्लोज सरफेस के लिए। और नॉर्मली हम लोग गाउस लॉ में क्लोज सरफेस आउटवर्ड ही देखेंगे। प्रेशर जब हम लोग पढ़ाई करते हैं पास्कल लॉ में तो इनवर्ड वेक्टर देखा जाता है। हमें तो सरफेस का केवल आउटवर्ड वेक्टर ही यहाँ पे पढ़ाई करनी है। जो जैसे मान ली एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन में है तो आउटवर्ड वेक्टर क्या होगा, जेड वाला हो जाएगा। वाई जेड प्लेन है, अब वाई जेड का क्या हो जाएगा बेटा, अब वाई जेड इसमें कौन सा नहीं, एक्स नहीं है, तो एक्स का वेक्टर क्या हो जाएगा, आई लगा लेंगे। सिंपल सी बात चलती है। आगे की बात करें तो एरिया वेक्टर तो ये कंप्लीट हो गया। इससे क्वेश्चन रिलेटेड जो भी आएंगे उनको हम लोग करेंगे आगे चल के। अब ये अगली हेडिंग है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये मेन हेडिंग है यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, ये बोर्ड में भी है
कंपटीशन में भी है, जेई और नीट जो भी आप या कोई डिफरेंट कंपटीशन आप देंगे उसमें भी मिल सकता है। तो इसमें क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में सबसे पहले लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एरिया रखा जाएगा, देखो यही लिखा हुआ है ना बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर्ड ऑफ द नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस। देखो ये यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये देखो बनाई है। अब यहाँ पे मैंने एक सरफेस ले लिया बेटा, क्या ले लिया, ये देखो सरफेस ले लिया। तो इस सरफेस से जितनी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी उन सब का मेजरमेंट ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है, ये बात समझ आ गई। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, सीधी सीधी डिफिनेशन जो अगर हम लोग कहें तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया, किसी भी एरिया इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कहाँ पे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग अ सरफेस, इट इज डिनोटेड बाय फाई। और इसको किस सिंबल से लिखते हैं बेटा, फाई ई। फाई मीन फ्लक्स और ई से इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफिनेशन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए सरफेस से जितनी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करती हैं उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के मेजरमेंट को ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और एक स्केलर क्वांटिटी होती है। देखो यहाँ मैंने एक डायग्राम बना के दिखाया है बेटा, एक हमारा ये देखो सरफेस है, इस सरफेस से बहुत सारी ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हैं। तो इससे जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करती हैं उन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मेजरमेंट जो है, उन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो कॉम्बिनेशन है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। जो अगर हम प्रैक्टिकली डिफिनेशन बोलें तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या है, एक रीजन बनाया है, डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है आपको। यहाँ पे एक छोटा सरफेस लिया है और जिस सरफेस का जो नाम क्या दिया है बेटा, डीएस, एक बहुत ही इनफाइनाइटली स्मॉल सरफेस है जिसका क्या है बेटा, डीएस है। अब इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर देखो इधर बनाया डीएस, आउट नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बेटा है इधर देखो बनाओ। तो इस हमारा इनफाइनाइटली स्मॉल सरफेस से जो अगर हम कहें कितना फ्लक्स पास कर रहा है तो फ्लक्स क्या कहेंगे, डी फाई इक्वल टू ई डॉट डीएस। इतने सरफेस से जो अगर हम इनफाइनाइटली स्मॉल सरफेस लिया है तो इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा है बेटा, डी फाई इक्वल टू ई डॉट डीएस। ई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, डीएस क्या है, जो ये सरफेस हमने इनफाइनाइटली स्मॉल लिया है वो इसका एरिया वेक्टर इधर निकाला, और ई और डीएस के बीच में कितना एंगल बेटा, थीटा दिखाया गया है। तो जो अगर हम पूरे सरफेस, इस पूरे सरफेस से कहें, इस पूरे सरफेस से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहें तो पूरे सरफेस से निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन कर देंगे। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द इंटायर सरफेस इज गिवन बाय, तो इंटायर सरफेस से देखेंगे तो फाई इक्वल टू क्या, एस से यहाँ सरफेस से ई डॉट डी एस लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे बेटा, डॉट डी एस। और डॉट प्रोडक्ट में हमारा कौन सा वेक्टर लगता है, कौन सा थीटा, सॉरी कौन सा थीटा लगता है, कॉस थीटा लगता है। तो देखो इसीलिए मैंने आगे क्या लिखा है, फाई इक्वल टू क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा। ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिया गया, डी एस क्या लिया गया, सरफेस के लिए, सरफेस एस सरफेस के लिए। बहुत सारी बुक में यहाँ डी ए भी लिखा होगा, डी एरिया के लिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। चाहे एस यूज करे और चाहे ए यूज करे, जो हमने पहले बताया एस और ए। तो यहाँ पे बेटा क्या है, फाई का क्या फार्मूला होगा, ई डी एस कॉस थीटा। इंटायर सरफेस से कितना होगा बेटा, ई डी एस कॉस थीटा। अब जो अगर इसको हम मैथमेटिकली डिफिनेशन बोलें तो फ्लक्स क्या है, देखो यहाँ फ्लक्स क्या है, ई डॉट एस या ई डॉट ए। जो अगर ए लिखोगे तो एरिया के लिए ए भी यूज कर सकते हो या सरफेस के लिए। तो देखो बेटा यहाँ क्या फाई ई का फार्मूला क्या लिखा हुआ, ई डॉट एस। तो ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और एस क्या है बेटा, एरिया वेक्टर है, सरफेस वेक्टर है। तो देखो यहाँ डिफिनेशन क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे डिफाइन किया गया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। किसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एस मीन एरिया वेक्टर। तभी देखो इसकी डिफिनेशन क्या है बेटा, ऐसे भी कह सकते हो मैथमेटिकली, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर एस। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा यहाँ देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर मतलब डॉट प्रोडक्ट है, जैसे डॉट प्रोडक्ट नहीं, ए डॉट बी, ए क्रॉस बी पढ़ा करते थे, तो डॉट प्रोडक्ट है। अब डॉट प्रोडक्ट है तो इससे कौन सी क्वांटिटी निकल के आएगी, ये हमारी बेटा कौन सी क्वांटिटी है, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। तभी देखो लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बेटा, ये स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल है। दूसरा क्या है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसकी एसआई यूनिट क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, न्यूटन पर कूलम। तभी देखो न्यूटन पर कूलम। और एरिया के लिए क्या यूज करेंगे, मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या होगा बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर
कूलम की पावर -1 या पर कूलम। तो जो अगर SI यूनिट आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछी जाएगी तो क्या कहोगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम, क्योंकि E का होगा बेटा न्यूटन पर कूलम और S का क्या होगा बेटा मीटर स्क्वायर। दूसरे में कहें तो इसको बोल्ट इंटू मीटर भी कहते हैं। तो क्या बेटा कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो अगर हम यूनिट कहें तो क्या कहेंगे, SI यूनिट बोल्ट इंटू मीटर भी कह सकते हैं, बोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर कूलम -1 या पर कूलम कहा जा सकता है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखो मैंने लिए हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हो देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय, क्या दिया, कोई एक रीजन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वेक्टर क्या है बेटा ए आई कैप प्लस बी जे कैप। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू दिया वहाँ पे ए आई कैप प्लस बी जे कैप है, और जहाँ पे ए और बी क्या है बेटा कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट मान लेते चलो। फाइंड नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर ऑफ साइड ए, एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है बेटा ए है, और वो किसके पैरेलल है, वाई जेड के पैरेलल है। और इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे क्या है ए आई प्लस बी जे, स्क्वायर है, साइड कितनी ए और किस प्लेन के पैरेलल है देखो बेटा वाई जेड। तो सबसे और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ए आई प्लस बी जे। तो सोल्यूशन देखो, फ्लक्स कैसे निकालते हैं बेटा, फाई ई डॉट एस लिखें चाहे ई डॉट ए, सरफेस के लिए एस लिखो और चाहे सरफेस के लिए ए लिखो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब देखो एरिया वेक्टर चाहे आप ऐसे लिख लो, एरिया वेक्टर लिखोगे तो मॉड ए एन वेक्टर। अब मॉड ए का मतलब क्या है, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। तो स्क्वायर है, अब स्क्वायर की साइड ए है तो उसका सॉरी यहाँ पे ए लिखा है और यहाँ पे सिंबल मैंने एल ले लिया है, तो कोई बात नहीं, आप ए ही मान के चलें। यहाँ पे ए या चलो ए इसको मान लेते हैं, इसको ए और यहाँ पे एल लिख गया है, तो आप क्या करेंगे एल ही मान लीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर ऑफ साइड एल मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं बेटा एल, और पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। तो अब देखो सबसे पहले हम उसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, एस वेक्टर लिखना है तो एस इंटू एन वेक्टर। तो एस लिखेंगे तो स्क्वायर है, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर के साइड स्क्वायर हो जाएगा। तो जो अगर एल सिंबल लिया है तो एल स्क्वायर साइड स्क्वायर, और अगर ए लिए होते तो क्या होता बेटा ए स्क्वायर होता है, इससे कोई लेने देना नहीं है। तो एस कितना हो गया बेटा एल स्क्वायर। अब यहाँ एन वेक्टर देखेंगे तो कौन से प्लेन में है ये वाई जेड। अब वाई जेड प्लेन में है, अब वाई जेड प्लेन में है इसका पैरेलल, तो वाई जेड प्लेन का परपेंडिकुलर आउटवर्ड क्या हो जाएगा, वाई तो होगा नहीं, जेड तो होगा नहीं, तो कौन सा होगा एक्स होगा। अब वाई जेड का क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर आई हो जाएगा। तो तभी देखो क्या लिखा एन क्या हो गया आई वेक्टर। तो एरिया वेक्टर लिखें तो एस क्या लिखेंगे एल स्क्वायर आई कैप, एल स्क्वायर आई कैप। तो अब हम फ्लक्स निकालें तो फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ई डॉट एस, तो ई ए आई प्लस बी जे लिखा हुआ है, डॉट एस कितना निकाला बेटा एल स्क्वायर आई लिखा। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करो तो आई का आई से करेंगे तो ए एल स्क्वायर, और जे का आई से करोगे तो जे डॉट आई कितना होता है 0। तो आपका क्या हो जाएगा ए एल स्क्वायर यूनिट कितना आ जाएगा बेटा ए एल स्क्वायर यूनिट। सिमिलरली देखो एक दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने करना है, एग्जाम्पल 2 क्या है क्वेश्चन, एक सिलेंडर है, क्या है बेटा अ सिलेंडर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसमें पहला क्वेश्चन आप करके देखिएगा फिर से दोबारा। अ सिलेंडर, अब ये दूसरा देखना, अ सिलेंडर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई विद एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड, उसकी फील्ड एक्सिस क्या है फील्ड के पैरेलल है। फाइंड टोटल फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर शोन इन फिगर। फिगर देखो ये देखो ये फिगर बना हुआ है, ये आपका क्या है, ये 3 सरफेस आप उसको में दिखाई दे रहे होंगे। पहला सरफेस 1, एक बेटा आपको सरफेस दिखाई दे रहा होगा 2, और एक देखो यहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है, सरफेस नंबर 3 दिखाई दे रहा है। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बेटा इसका एक्सिस होता है, इसको क्या बोलते हैं एक्सिस, ये जो लाइन होती है इसको एक्सिस ऑफ सिलेंडर बोलते हैं। तो उसमें क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है एक्सिस के पैरेलल। तो देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये देखो बनाई गई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब फ्लक्स निकालना है तो हम टोटल फ्लक्स है, तो यहाँ 3 सरफेस हैं, तो एक सरफेस नंबर 1, एक सरफेस नंबर 2 और एक सरफेस नंबर 3। तो हमें टोटल फ्लक्स निकालना है तो बेटा हम तीनों सरफेस का लेंगे। अब जो अगर हमने सिंबल एस यूज करना है या ए यूज करना है तो यहाँ हमने ए यूज कर लिया है। तो फाई क्या है पहला सरफेस ई डॉट डी ए 1, दूसरा क्या कहेंगे बेटा ई डॉट डी ए 2, तीसरे के लिए क्या कहेंगे ई डॉट डी ए 3। अब देखो बेटा जो अगर हम इस 1 वाले का एरिया वेक्टर लिखें तो ये सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर किधर लिखेंगे बेटा बाहर आउटवर्ड लिखेंगे, देखो बाहर की तरफ एरो बनाएंगे। अच्छा लेफ्ट वाले का बनाएंगे तो किधर बनाएंगे बेटा ये
ये सरफेस एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, बाहर की पहले भी एरिया वेक्टर ये बनाएंगे, और कर्व वाले का बनाएंगे तो क्या बेटा, ये कर्व वाला सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर किधर हो, ऊपर की ओर हो। तो जो अगर हम टोटल फ्लक्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फ्लक्स का फार्मूला E इंटू डी एस या E इंटू डी ए होता है, तो E dA1, दूसरे का E dA2, तीसरे का E dA3। अब सबसे पहले E dA का क्या हो जाएगा, E dA cos थीटा। तो सबसे पहले हर सरफेस के लिए हम थीटा देखेंगे, और थीटा किसके बीच में देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच। तो जो अगर हम सरफेस 1 पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बेटा, देखो इधर एरो बना हुआ, और इसका एरिया वेक्टर किधर है, इधर की ओर। तो बताओ दोनों के बीच में कितना एंगल दिखाई दे रहा है, इसका एरो भी इधर है, इसका भी एरो इधर इधर, तो यहाँ पे कितना एंगल होगा बेटा, थीटा 0 होगा। अच्छा तीसरे सरफेस का देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इधर की तरफ, क्योंकि एक्सिस के पैरेलल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये इसी डायरेक्शन में है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला है। एरिया वेक्टर किधर है बेटा, ऊपर की ओर है, तो बताओ दोनों के बीच कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री है। इसी तरह यहाँ पे देखें बेटा, तो यहाँ पे देखें तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इस सरफेस का बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर की तरफ है। अब इन दोनों के बीच कितना एंगल होगा बेटा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर ली, 1 में कितना एंगल है, 0 डिग्री, 2 पे कितना एंगल है बेटा 180, क्योंकि E dA कितना होता है, E dA cos थीटा फार्मूला। तो DA 1 में कितना एंगल है, 0, क्योंकि यहाँ पे देखो पैरेलल है। 2 पे क्या है बेटा, एंटी पैरेलल है, इसलिए 180। 3 पे बेटा क्या है, 90 है। अब हम वैल्यू पुट कर लेंगे, इससे E बाहर आ जाएगा, cos 0 की वैल्यू कितनी 1 होती है, इससे cos 180 की वैल्यू -1 होती है, बाहर आ गया। और cos 90 कितना होता है बेटा 0, इसलिए पूरा टर्म 0 हो गया। जो अगर मान लिया जाए इसका रेडियस कितना है, इस सरफेस का रेडियस r है, तो अब रेडियस है तो ये क्या बना हुआ है बेटा, सर्कल ही तो बना हुआ है, एक सर्कल, इसका क्रॉस सेक्शनल एक सर्कल आएगा, और सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी पाई आर स्क्वायर। तभी देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, DA1 कितना है बेटा पाई आर स्क्वायर, DA2 भी कितना हो जाए पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ DA1 और DA2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो E DA1 पाई आर स्क्वायर क्योंकि 180 था तो माइनस आ गया था, -E पाई आर स्क्वायर। सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे जब एक क्या है सिलेंडर रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक सिलेंडर रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कितना फ्लक्स निकल के आया बेटा 0 आ गया। तो यहाँ पे एक पॉइंट भी याद कर सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी कोई सरफेस, हिंदी मीडियम वाले ऐसे पढ़ सकते हैं, कोई भी हमारा स्ट्रक्चर जो अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो उससे कुल फ्लक्स कितना पास होगा, उससे कुल फ्लक्स कितना पास होता है बेटा 0। इसको एज अ फार्मूले की तरह भी आगे यूज करेंगे कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा 0 होगा। टोटल फ्लक्स, कोई भी सरफेस आपका किसी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में रखा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो टोटल कितना फ्लक्स पास करेगा 0। इसको याद कर लीजिएगा, चाहे एक स्टेटमेंट लिख लीजिए आप यहाँ पे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। वो चाहे आपका सिलेंडर हो, चाहे वो आपका क्यूब हो, कैसा भी हो, कितना फ्लक्स लेंगे बेटा टोटल 0। अब देखो एक क्वेश्चन और हमने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बेटा, देखो आ रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड 15, यानी उसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है उसकी बेटा 15 सेंटीमीटर, लंबाई गुणे चौड़ाई 10 15 इज प्लेस्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 25 न्यूटन। कहाँ पे रखा हुआ है, एक आपका रेक्टेंगुलर मिला आयताकार प्लेट रखी हुई है जिसका लंबाई चौड़ाई 10 गुणे 15 है, और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा 25 न्यूटन पर कूलम, सच दैट नॉर्मल टू द सरफेस मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। जो आपका नॉर्मल टू द सरफेस, मतलब नॉर्मल टू द सरफेस वही तो एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर कितना एंगल बना रहा है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री का विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो क्या लिखा, फिर से पढ़ लो, अ रेक्टेंगुलर सरफेस साइड 10 × 15 है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है जिसका वैल्यू कितनी है 25 न्यूटन पर कूलम, और कितना एंगल बेटा है उसका नॉर्मल से मीन एरिया वेक्टर से 60 डिग्री का। तो कह रहा फ्लक्स निकालो। अब यहाँ पे सोल्यूशन देखो मैंने किया है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 25 न्यूटन, सबसे पहले उसका एरिया निकाल लेंगे, तो एरिया कितना होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ अब देखो बेटा वो सेंटीमीटर में था तो मीटर में कर लिया, तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी इसको लिखा 0.1 × 0.15। तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे बेटा, फ्लक्स निकालेंगे तो E.S फार्मूला अभी ऊपर देखा ही था, E.S डॉट प्रोडक्ट में कौन सा लगता है cos थीटा लगता है, तो ES cos थीटा। अब E की वैल्यू कितनी है बेटा 25, S की वैल्यू देखो यहाँ 0.15 ये पुट कर लिया, cos 60 पुट कर लिया, सॉल्व करेंगे तो ये क्या आया है 0.1875 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। खत्म होगा क्वेश्चन, सिंपल। क्या है, सिंपल यार लगाना है, फ्लक्स निकालना है तो क्या करोगे E.S
या ई एस कॉस थीटा। जो अगर आई जे में है तो डॉट प्रोडक्ट कर लो, और जो अगर आपका क्या है बेटा थीटा दिया हुआ है तो ई एस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू। लेकिन थीटा किसके बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल, एरिया नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। ओके बेटा, देखो इसी तरह एक क्वेश्चन और मैंने किया है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय, एक ऐसा रीजन है, देखो यहाँ पे नीचे थोड़ा और कर लिया जाए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन गिवन बाई ई इक्वल टू ई नॉट बाई ए एक्स आई। एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिखा हुआ है बेटा, ई नॉट बाई ए एक्स आई। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्यूबिकल वॉल्यूम बाय द सरफेस एक्स इक्वल, उसका सरफेस कहाँ, एक एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू ए पे, मतलब एक साइड क्या है 0 से ए तक है, दूसरी कहाँ पे 0 से y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू ए तक है, तीसरा क्या है z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू ए तक। देखो डायग्राम बना हुआ है बेटा, ये देखो क्या है 0 तो ये है, ये आपका क्या है y एक्सिस है और z। तो क्या कह रहा है, अब इसका फ्लक्स निकालना, कह रहा है इससे कितना टोटल फ्लक्स पास करेगा, उस फ्लक्स की वैल्यू आपको निकालनी। तो सबसे पहले आप यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जो दिखाया गया है वो ई नॉट बाई एक्स आई दिखाया है। अब x क्या है, फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x का मतलब है जैसे जैसे x की वैल्यू बदलेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदल जाएगी, तभी देखो लिखा वेरिएबल विद x एंड अलोंग आई डायरेक्शन, क्योंकि x आई x और आई लगा भी है, आई डायरेक्शन मीन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू x के साथ बदल रही है। ऐसा एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल भी लगा है, आप लोग लगा के देखिएगा आगे चल के। तो E इक्वल टू क्या है, ई नॉट बाई एक्स आई। तो सबसे पहले क्या किया है बेटा, देखो यहाँ 4 सरफेसेस हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बेटा इधर है, और इसका इस सरफेस का जो अगर हम इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर लिखें तो ऊपर लिखेंगे। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कितना एंगल दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री। और फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, ई एस या ई ए कॉस थीटा, तो थीटा ही 90 डिग्री हो गया तो इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। इसी तरह नीचे का एक सरफेस आएगा उसका भी फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो जितने भी आपके 4 सरफेसेस निकल के आएंगे जो x के अलोंग नहीं होगा, जो कौन सा अलोंग नहीं होगा बेटा, x के अलोंग नहीं होगा, उन सब में क्या हो जाएगा, फ्लक्स आपका 0 करेगा, क्योंकि वो सारे सरफेसेस क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में बेटा, आई डायरेक्शन में, और बाकी उनके डायरेक्शन क्या हो जाएंगे 90 डिग्री बनाएगा, तो फ्लक्स कितना निकल के आएगा 0। तभी देखो मैंने लिखा इन 4 सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर आर एरिया वेक्टर, मीन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या है बेटा, परपेंडिकुलर, मीन 4 सरफेसेस में। 4 सरफेस कौन से, ये देखो ये सरफेस है, ये सरफेस है, और आपके सरफेसेस कौन से आएंगे, इसके एक पीछे आएगा, ये सरफेस आएगा। तो तभी लिखा हुआ इन क्यूब, जैसे आप लोग योग में तो आपको दिखाई देंगे 4 सरफेस। इन 4 सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर परपेंडिकुलर, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। तो थीटा ही 90 डिग्री हो गया, जब थीटा 90 डिग्री हो गया तो फ्लक्स कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और वन फेस एट द ओरिजिन, क्योंकि वो कहाँ पे बाउंडेड है बेटा, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a पे, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू a पे, z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू, मीन एक सरफेस कहाँ पे है, एक सरफेस तो ओरिजिन पे ही लाई कर रहा है। तभी देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है बेटा, x इक्वल टू 0 से a पे, y इक्वल टू 0 से a पे, z इक्वल टू 0 से a पे। अब वो सरफेस ही हमारा एक सरफेस कहाँ पे, ओरिजिन पे है। अब जब ओरिजिन पे सरफेस है तो E की वैल्यू क्या है, E देखो E x इक्वल टू, E का फार्मूला क्या था, E नॉट बाई ए 0 आई, देखो E x पे डिपेंड कर रहा है। अब x की वैल्यू क्या है बेटा, एक सरफेस कहाँ पे, एक सरफेस आपका x इक्वल टू 0 पे ही है, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो गई। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो गई तो फ्लक्स क्या होता है, E इंटू ए होता है। फ्लक्स कितना होता है बेटा, देखो E इंटू ए, E इंटू एस। अब E इंटू एस में जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, तभी देखो फ्लक्स क्या किया गया, वहाँ पे फ्लक्स 0 हो गया। अब केवल एक सरफेस आपका जो ये वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस कहाँ पे लाई कर रहा है, x इक्वल टू ए पे लाई कर रहा है। ये वाला सरफेस जो है हमारा A6 सरफेस दिखाई दे रहा ना आपको, A6 वाला सरफेस कहाँ पे, x इक्वल टू ए पे। तो अब जब x6 देखो तभी लिखा हुआ है फ्लक्स ओनली विद द 6th फेस, x इक्वल टू ए पे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पुट करेंगे, x की जगह कितना होगा a, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से जब यहाँ से चल के आओगे तो x की वैल्यू कितनी है बेटा, a है। अब a वैल्यू है तो हमारा सबसे पहले सरफेस कितना निकल के आया, a स्क्वायर आई, आई क्यों, क्योंकि ये सरफेस किधर है बेटा, देखो ये इसका एरिया वेक्टर किधर हो गया, इधर हो गया। अब इसका एरिया वेक्टर इधर है और इधर कौन सी डायरेक्शन, आई एक्स डायरेक्शन। और पॉजिटिव डायरेक्शन का वेक्टर क्या होता है बेटा, आई, तो उसका सरफेस एरिया मैंने क्या लिख लिया, ए स्क्वायर आई। तो ई की और ई की वैल्यू क्या है, ई नॉट बाई ए, और एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे ए,
तो ये कैंसिल हो गया ए से, तो कितना बचा E इक्वल टू ई नॉट है। अब फ्लक्स छठे सरफेस से हम निकालें तो कितना निकल के आएगा E डॉट एस। अब E की वैल्यू कितनी है, देखो E नॉट आई, और सरफेस कितना निकाला बेटा ए स्क्वायर आई। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो फाई इक्वल टू ई नॉट आई ए स्क्वायर आई, तो फाई इक्वल टू आई डॉट आई कितना होता है 1 होता है, तो ई नॉट ए स्क्वायर यूनिट कंप्लीट हो गया बेटा। तो ये आज हमने आपको क्या पढ़ाया, आज सिंपल क्या पढ़ाया, एरिया वेक्टर पढ़ाया, और दूसरा क्या बताया बेटा, फ्लक्स पढ़ाया। तो ये क्वेश्चन जो हमने आपको सॉल्व कराए एग्जाम्पल 3-4, तो ये 3-4 आप फिर से ट्राई करें, अपने करें, अच्छे से सॉल्व करें। इसके अलावा आपको क्वेश्चन की एक सीट भेज देता हूँ जिससे 10-15 क्वेश्चन आपके होंगे फ्लक्स निकालने के लिए और एरिया वेक्टर निकालने के लिए। उन क्वेश्चंस को आप लोग करिएगा और आपको टाइम बताया जाएगा, जिस समय जो भी आपको ना समझ आया हो उसको क्या करेंगे, टाइम के साथ आप हमें कॉल करिए, आपको टाइम बता दिया जाएगा और आप हमसे कोई भी डाउट से रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू।